लास्ट क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? नहीं? चलिए, तो अब हमें देखना है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। देखिए, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था ना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बिल्कुल मीटर ब्रिज जो है बिल्कुल सेम है। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम थोड़ा सा डिफरेंस को देख लेते हैं। देखो जरा, सपोज करो हमारे पास है एक कॉपर वायर, ये ठीक है, ये हमारे पास एक कॉपर वायर है। अब इस कॉपर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्यों? क्योंकि जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनको कुछ हिंड्रेंस ऑफर होगा। तो रेजिस्टेंस, इसको जनरली हम क्या करते हैं ना, कि हम इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस एक जगह दिखा देते हैं। जैसे अगर ये कॉपर वायर है तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस एक जगह दिखा देते हैं, और बाकी जो वायर है ना इसका, जब हम सर्किट में बनाते हैं तो इसको हम रेजिस्टेंस फ्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो हम एक ही जगह दिखा देते हैं। या कोई भी इक्विपमेंट है तो उसका भी और वायर का मिला करके जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हम एक जगह दिखा देते हैं। और इस तरह से हम ये जो कनेक्टिंग लीड्स होती हैं, जो वायर्स होते हैं, इनको हम रेजिस्टेंस फ्री मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें, जैसे ये कोई वायर है, सपोज करो ये वायर है नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम क्या है? एक मटेरियल है। जैसे आपने देखा होगा हीटर्स में एक वायर लिपटा होता है अंदर। अगर इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो अंदर एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर एक वायर ऐसे ऐसे करके लिपटा हुआ होता है। जब हम उसको चालू करते हैं, मतलब प्लग करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या होता है, रेड रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वायर जो होता है रेड कलर का हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आपने टोस्टर देखे हो तो टोस्टर में भी यही होता है कि साइड वॉल्स में वायर्स होते हैं कुछ, जब हम उनको ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, रेड रेड बेसिकली वहां पर चमकने लगता है। तो होता क्या है, जब भी टेम्परेचर 500 डिग्री से ज़्यादा होता है, या फिर ये समझ लो कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये वायर्स क्या करते हैं, ये हीट होने लगते हैं। क्यों? रेजिस्टेंस की वजह से। ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी देने लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, हीट और लाइट देने लगता है। लाइट किस फॉर्म में? जो हमें रेड कलर की लाइट हमें दिख रही है वो हमारी लाइट हो गई। मेनली जो ये प्रोवाइड करते हैं, हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पूरा वायर आपको रेड रेड नजर आने लगता है। तो अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा वायर जो होगा, इसके हर सेक्शन में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सिंपल सा फंडा ये है, अगर हम बात करें। नेक्स्ट, अगर मैं मान लूं, जैसे ये वायर मान लो कितना, 10 सेंटीमीटर का वायर है। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, जिसको मैं आर सेंटीमीटर बोल देता हूँ। आर सेंटीमीटर क्या बता रहा है? ये जो नाइक्रोम वायर लिया है, ये जो जिस भी मटेरियल का वायर हमने लिया है, उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस बता सकता हूँ? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर सेंटीमीटर इंटू 10। अगर इसकी लेंथ एल है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर सेंटीमीटर इंटू 11, सॉरी एल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो अब सर। इसी तरह से देखिए जरा, अगर सेम वायर है और मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया किसी इक्विपमेंट के क्रॉस, तो ये जो वायर था हमारा, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? ये आर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अगर इसका पूरा रेजिस्टेंस आर था। ठीक है, जो किसके बराबर है? आर सेंटीमीटर टाइम्स लेंथ, जो भी इसकी लेंथ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वायर को कुछ इस तरह से कनेक्ट करूं, ठीक है, ये हमारा अलग वायर है। ठीक है, ये हम रेजिस्टेंस फ्री मान के चल रहे हैं कनेक्शन के लिए। ये हमारा नाइक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने कुछ कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब, यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या? अब ये वाला जो वायर है इसके साथ पैरेलल में है, और ये वाला वायर जो हो गया ये इसके पैरेलल में हो गया। मतलब ये जो दो वायर था हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दोनों में से एक पार्ट इसके पैरेलल आ गया और एक पार्ट इसके पैरेलल आ गया, दूसरे बल्ब के पैरेलल आ गया। ठीक है,
तो क्या हुआ, जितनी इसकी वोल्टेज थी उतनी इस बल्ब की वोल्टेज हो गई। सिमिलरली जितनी वोल्टेज इस पार्ट की वायर की है उतनी इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे क्या लिया था, R1, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या लिया था यहाँ पे, ऐसे करके रेजिस्टेंसेस लिए थे ना, R2, R3, R4, या जो भी लिए थे, R2, R1, R3, R4, जैसे भी लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की थी। ठीक है, अगर सेम सर्किट को मैं ऐसे बनाऊं और यहां पर दो अलग रेजिस्टेंस की जगह पर क्या कर दूं, एक वायर कनेक्ट कर दूं, हाई रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, ये वायर कैसा है, हाई रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो हमें कैलकुलेट करना है, आर। ठीक है, ये हमारा कुछ और रेजिस्टेंस मान लो, इसको एस मान लो, जो भी है। तो ये आर हमें अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बीच में हमने यहाँ पे क्या लगाया था, एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। अब वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर हम कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे, अब ये गैल्वेनोमीटर हमने लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो होगा क्या, इस वायर का इतना पार्ट एक रेजिस्टेंस R2 की जगह पर काम करेगा और इस वायर का जो दूसरा पार्ट है वो R4 की तरह काम करेगा और पूरी वर्किंग जो होगी बाकी की वो रहेगी सेम। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इस R4 को वेरी करते थे सच दैट वी गेट अ नल पॉइंट हियर इन दिस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस R4 को हम इस तरह से वेरी करते थे। अब R4 को वेरी करने का जरिया क्या है हमारे पास, या R2 R3 4 को वेरी करने का जरिया क्या है हमारे पास, तो सिंपल सी चीज है, अगर ये वाला एंड मूवेबल है और इसको उठा करके मैं यहां लगा दूं तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इस वाले का घट जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे ये जो वायर है इस एंड की तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये वायर का रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा और इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, तो जिस पार्ट की जितनी ज्यादा लेंथ उसका उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो बैलेंस करने के लिए हो सकता है हमें रेजिस्टेंस घटाना पड़े या बढ़ाना पड़े, अकॉर्डिंगली हम इस एंड को मूव कर सकते हैं। ये वाला जो एंड हमारा दिख रहा है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताइए, बोलिए। नो सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक एंड हम क्या रखते हैं इस केस में रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, मूवेबल। यहाँ पे एक रखते हैं वायर की तरह, यहाँ पर हम रखते हैं जिसको हम बोल देते हैं, ये क्या होगा हमारा जॉकी हो गया। ठीक है, ये जॉकी हो गया। ये कहाँ पर हम रखेंगे, फिक्स करेंगे, ये हमें मूव कर सकते हैं हम इसके ऊपर कहीं भी, ताकि यहाँ पे तो R4 डायरेक्टली वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से वेरी करते हैं, और तब तक हम इसको मूव करेंगे जब तक कि हमें यहाँ पर क्या ना मिल जाए, नल डिफ्लेक्शन। और अगर नल डिफ्लेक्शन मिल गया तो इसका रेजिस्टेंस अपॉन में ये रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अपॉन में इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। ठीक है, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या देखा था कि अगर ये दो, अगर R2 और R1 और R4 और R3 का रेशियो सेम है, ठीक है, ये देखो R2 R1 R4 R3 यानी ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो ये ब्रिज में नल डिफ्लेक्शन मिलता है, या नल डिफ्लेक्शन मिलता है तो ऐसा होगा, दोनों वो होगा, वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट। इसी तरह से ये भी तो रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट है ये भी तो सेम ही है ना, ये अलग थोड़ी है। इसमें क्या किया गया है, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। तुम लैब में जाके देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखेगा ये देखो जरा, ये बैटरी लगाई है, वहां पर भी बैटरी थी, ये कनेक्टिंग वायर्स हो गए। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये एक वायर ले लिया है दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस की जगह जो मैंने बोला, उसके नीचे यहाँ पर लगा दिया एक स्केल, इसको हम मीटर स्केल है, ये क्यों मीटर स्केल है, 1 मीटर का वायर हम यहाँ पे लगाते हैं इन जनरल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो एंड है ये आपके, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। देखो जरा इस पे ही बना करके हम दिखाते हैं, ये क्या होती है, ये जो नीली नीली पट्टियां दिखा रखी है ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। ठीक है,
ये बहुत मोटी मोटी है, एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पे ये क्यों ली गई है, ये इसलिए ली गई है ताकि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस क्या कर सके, नेग्लिजिबल कर सके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमने क्या करा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, आर और एस, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और आर को हमें मेजर करना है। तुम ऐसे इधर लगा लो, आर इधर लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने पिछले डायग्राम बनाया, डजेंट मैटर। और ये क्या है, ये एक गैल्वेनोमीटर है जो नल डिफ्लेक्शन दिखाने के काम आएगा, और ये हमारा जोकी है, ठीक है। जहां पर जाकर के ये बैलेंस होएगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, हम क्या करेंगे, ये दोनों लेंथ को मेजर कर लेंगे। अगर तुमने देखा कि इतनी लेंथ जो है, इतनी लेंथ लेफ्ट वाली, अगर ये L1 आ रही है और टोटल कितनी है 100, तो ये 100 माइनस L1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है मीनाक्षी, ठीक है मीनाक्षी, यस सर। राहुल, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक। देखो, अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो हो गया वो आरसीएम है, आरसीएम क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, यूनिट लेंथ मतलब यहां पर हम कितनी मान करके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर क्या बता रहा है हमें, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस। तो मेरे को बताओ इस वाले पार्ट का कितना रेजिस्टेंस होगा वायर का, आर सी एम 1 सेंटीमीटर का है, तो L1 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा वायर का, इसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस L1, कितनी है, 100 माइनस L1, और इसको अगर मैं आर सी एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये एक्ट करेगा, तो देखो जरा, आर अपॉन में ये रेजिस्टेंस अपॉन में ये लेंथ कितनी है, आर सी एम L1, ये किसके बराबर होनी चाहिए, एस अपॉन में 100 माइनस L1 टाइम्स आर सी एम, ठीक है, अंडर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस नहीं होगी तब ये नहीं होगा, बैलेंस कंडीशन जब ब्रिज बैलेंस है, या फिर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, उस स्टेट में ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब वी कैन सिंपली सी हियर दैट आरसीएम विल बी कैंसिल्ड बाय द आरसीएम, ये एस हम जानते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये लेंथ L1 हम इस मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, और बाकी सिर्फ हमें आर निकालना है, तो आर कितना हो जाएगा, एस अपॉन में 100 माइनस L1 टाइम्स L1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो। याद कैसे रखना है इसको, याद ऐसे ही रखना है, इस फॉर्मूले को रटोगे तो बाद में हो सकता है याद ना रहे या मेहनत करनी पड़ेगी रटने में। सिंपल इसको ऐसे याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन में इसकी लेंथ क्या है L1, और ये वाला रेजिस्टेंस S अपॉन में इसकी लेंथ क्या है 100 माइनस L1। अगर मान लो बाई चांस इसको L1 मान लिया जाता तो भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये रेजिस्टेंस, तो इसके नीचे वाला जो लेंथ है वो हमें लेना है, ठीक है। राहुल कोई डाउट है तो बताओ, बोलो, ये भैया क्लियर है। तो ये हमारा हो गया व्हीटस्टोन, सॉरी मीटर ब्रिज, ठीक। एक बार इधर देख लो जरा, तो ये हमारा मीटर ब्रिज है, इसमें हमने इसका डायग्राम बनाना होगा। आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, एस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो हमें पता है, एसी क्या है, ये लेंथ हमें दिख रही है कि ये जो लेंथ है ये 1 मीटर लेंथ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब मीटर ब्रिज किस काम आता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो मूवेबल जॉकी हम इसके लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज, गिवन अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना है, नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये जो चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है ना, इसको कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल करके प्रिंसिपल के बाद वो हम बताएंगे, ठीक है। और उससे पहले लिखना पड़ेगा कि ये किस काम आता है, किस काम आता है यहाँ पर, ये किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आता है, ठीक। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, और ये प्रिंसिपल है, चलो ठीक है, ये सब चीजें लिखी हैं यहाँ पर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर के लिए तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है पोटेंशियोमीटर की। अगर किसी को डाउट है मीटर ब्रिज में तो मेरे को बताओ, अदरवाइज हम पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करें।
नो सर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एक बार मेरे को बता दो, ये मीटर ब्रिज किस काम आ रहा है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का काम आ रहा है। सेम चीज के लिए हम कौन सा यूज कर रहे थे? व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कर लेते हैं। अब पोटेंशियोमीटर किस काम आता है पहले हम लिखेंगे। तो इसकी दो एप्लीकेशन हमें देखनी है। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम सेकंड टाइम में देखेंगे। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है बैटरी के, ठीक है। और ईएमएफ, ईएमएफ्स कंपेयर करने का काम आता है दो सेल की, ठीक है। तो ईएमएफ कंपैरिजन के काम आता है और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज होगा डायग्राम। चलो देखते हैं कैसे। तो ये हमारा मीटर ब्रिज है, इसकी इक्वेशन दे रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर बैलेंस नहीं है तो किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है तो किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और ये वाला क्वेश्चन अभी हम पोटेंशियोमीटर खत्म कर ले फिर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, विल ट्राई दिस वन। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस के लिए डायग्राम है ए, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जिसमें हम ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। अगर कोई डाउट है मुझे अभी तक तो बता सकते हो आप, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग दिस वन, ठीक है। सोचो अगर वायर तुम्हारा 1 मीटर ना होकर के 5 मीटर है या 10 मीटर है, तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उससे मीटर ब्रिज में? नहीं। उसको मीटर ब्रिज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका वायर 1 मीटर का होता है, ठीक। अब एक चीज और यहां पर सोच के देखो, अगर बाय चांस मैं यहां पर लगा दूं दो बैटरीज, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, अगर मैं यहां पे लगा दूं दो रेजिस्टेंसेस, ध्यान से देखना और मुझे बताना कि अभी हमने पोटेंशियोमीटर शुरू नहीं किया है, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये जो रेड वायर हमने यहाँ पे यूज किया है, ये वाला ए से बी तक मान लेते हैं इसको, ए से बी वायर जो हो गया, ठीक है। ये जो ए से बी तक का वायर है हमारे पास, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? अगर ये 10 है तो इसके अक्रॉस भी तो 10 वोल्ट ही होगा, बताओ। और इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। होगा सर। ठीक है। अब सोचो जरा इस बात को। अगर ये टोटल लेंथ मान लो कितनी माने बताओ? 5 मीटर मान ले, ठीक है। 5 मीटर मान लिया हमने। तो 1 मीटर पे कितनी वोल्टेज है? देखो, 5 मीटर के लिए कितनी वोल्टेज है? 10 वोल्ट है, ठीक है ना। अरे यार, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और वी जो होता है वो किसके बराबर होता है? आई आर के बराबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बोलो। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के इंक्रीज होने से बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो v भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के, ठीक है। मतलब इस पूरी लेंथ के अक्रॉस कितना है? 10 वोल्ट है। इसका मतलब 1 मीटर के अक्रॉस कितना है? 2 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर, ठीक है। 2 3 4 5, 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। और हर किसी पे कितना कितना वोल्ट हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ठीक है। हर यस किसी सर। पे 2 2 वोल्ट हो गया। अगर तुम आधा मीटर लोगे वायर तो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ईच हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नाउ सपोज अगर तुमने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कितना है? 1 2 ढाई मान लो इसको, ये 2.5 मीटर है। तो मेरे को बताओ 2.5 मीटर पे कितनी वोल्टेज होगी? 5 मीटर का वायर है, 5 वोल्ट ये हो गया, 5 वोल्ट ये हो गया। तो मेरे को बताओ इस रेजिस्टेंस को कितनी वोल्ट मिल रही है? 5 वोल्ट मिल रही है। इसको भी 5 वोल्ट मिल रहा है। बोलो जल्दी, बोलो। नहीं समझ में आया क्या?
अगर ये जो कि तुमने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अब इस रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट मिलेगा और इसको 4 वोल्ट मिलेगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। अगर तुमने यहाँ से वायर कनेक्ट कर दिया तो ये जितना रेजिस्टेंस इस वायर का होगा उतना इसका होगा, और उतनी ही वोल्टेज होगी दोनों की सेम। सॉरी, रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, वोल्टेज सेम होगी दोनों में पैरेलल में। ठीक है, सेम चीज को यहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं पोटेंशियोमीटर में। ठीक, ध्यान से देखो जरा इसको, थोड़ा सा मतलब कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, पर इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल डायग्राम इसका बना करके दिखा देता हूं आपको। ये एक बैटरी है बी, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लगा दी की, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका कोई छोड़ दो इसको, मतलब अभी कोई खास इसका यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है, एक बहुत बड़ा वायर लगा दिया, ये वायर लगा दिया। ये कितना मीटर का हो सकता है, कितने भी मीटर का हो सकता है। देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मीटर का वायर यूज किया गया है। ठीक है, तो ये 6 मीटर यूज कर लो, तुम कितना भी कर लो, ये वायर यूज किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने कनेक्ट की एक बैटरी ये, ठीक, और यहाँ पर हमने एक बार ये बैटरी कनेक्ट कर ली। ठीक है, इसकी ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ है E2। ठीक है, और दोनों से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, सोच के मेरे को बताओ। अगर ये वोल्टेज 20 वोल्ट है तो इस पूरे वायर के अक्रॉस बीट 20 वोल्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान से सोचो इस बात को। अगर मान लो मैं यहां पर एक जोकी से ऐसे कनेक्ट करता हूं, ठीक है, और जोकी से ऐसे ऐसे मूव करने पर ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है नल डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब क्या है? नल डिफ्लेक्शन का मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो ये वायर क्या है, एक रेजिस्टेंस, ये वायर क्या है, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वायर के क्रॉस तुमने एक और बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, तुम ये देखो जरा कि इसमें करंट कब नहीं जाएगा, आई कब जीरो होगा, बताओ। सोच के देखो जरा इस बात को। देखो तुम लोग एक तो बोल रहे नहीं हो, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये टोटल, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना वोल्टेज ले रहा होगा वायर, 10 वोल्ट ले रहा होगा। ठीक है, अगर ये दोनों 10-10 वोल्ट हैं, ये प्लस ये -10, ये +10 -10, कोई करंट फ्लो करेगा क्या यहाँ पे? देखो जरा, बोलो। ये +10 वोल्ट है, ये भी +10 वोल्ट है, ये 0 0 हो गए। ठीक है, ऐसे केस में करंट फ्लो करेगा क्या? करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों यहाँ पे जितनी वोल्टेज है उतनी यहाँ पर है ना। ठीक है, अब देखो बैटरी की वोल्टेज तो हमें हमेशा पता ही है, और हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो ये जोकी है ये कहां पर जाके बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अगर ये पूरी लेंथ 5 मीटर है तो हम देख सकते हैं कि अगर ये हाफ में जाके बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर है इस वक्त उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर है, तभी यहाँ पे बैलेंस होगा और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों वोल्टेज बराबर होंगी तो करंट फ्लो करेगा नहीं। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे सपोज करो इसकी वोल्टेज क्या है, कम है, ये वोल्टेज ज्यादा है, तो ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो करेगा। सपोज करो तुमने इस वायर को इधर ले आए तो नीचे वाली वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, ऊपर कम हो जाएगी, तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा इस वायर पे जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बराबर। तो उस केस में तुम यहाँ पर E1 और E2 की वोल्टेज भी निकाल सकते हो। बताओ, कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, ये कौन है? अच्छा राहुल, तुम फिर रिकॉर्डिंग देख लेना अगर नेट का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये है फंडा इसका, सिंपल सा।
अब हम कैसे इसको प्रोसेस करते हैं पोटेंशियोमीटर को, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये ऐसी चीज है, अगर तुम इसको समझते हो, इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो जो अभी मैंने बोला है, ठीक है, ऐसे ही तुम इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना किस लेंथ पे जाके बैलेंस हो रहा है, तो ये वोल्टेज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअल में, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो, ठीक है। हालांकि हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक। तो लेकिन अगर ये तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो इतना पार्ट, तो फिर पोटेंशियोमीटर को तुम इमेजिन कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, ज्यादा डाउट नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो जरा, ये वाला जो वायर था ना हमारा, जो हमने स्ट्रेट लिया था, अब इसको नंबर ऑफ इसमें रखा हुआ है। जैसे अगर आप लैब में जाने का नसीब मिला आपको, तो अगर और प्रैक्टिकल कराया गया आपको, तो आप देखोगे पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक ऐसा फट्टा सा होता है, और उस फट्टे में ना ऐसे वायर कनेक्टेड होता है, ऐसे करके आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं ना, पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये 1 मीटर का वायर हो गया, ये दूसरे मीटर का वायर हो गया, 3 मीटर हो गया, ऐसे ऐसे करके ये पोटेंशियोमीटर में वायर होता है, जो कि ऐसे शो करके है। यहाँ से देख रहे हो, ए से लेके 2 तक, फिर ये है, 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 ऐसे कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। ये क्या है हमारे पास, ये जो डार्क डार्क शो कर रखा है, ये अगेन कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ताकि इन दोनों वायर्स के बीच का कुछ रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम वायर को नहीं घुमा के लाते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी होती है, इसके अंदर दो पेच होते हैं, एक यहाँ से घूम के आया, यहाँ से घूम करके वापस चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर इस वाले पेंच से दूसरा वायर आएगा, फिर यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर स्ट्रिप से दूसरा वायर आ रहा होगा, और ऐसे करके ये कंटिन्यू करेगा, ऐसे करके ये वायर बना होता है, ठीक है। अब इसका एक एंड निकाल करके तुम बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। यहाँ पे हमने लगा दिया एक रियोस्टेट, जिसमें रेजिस्टेंस हम वेरी कर सके, ताकि हम इसके थ्रू जितनी वोल्टेज वायर को मिल रही है उसको कंट्रोल कर सकें। मान लो ये 20 वोल्ट है, लेकिन तुम इस वायर को 20 वोल्ट नहीं देना चाहते, 10 वोल्ट देना चाहते हो, तो बराबर रेजिस्टेंस यहाँ पे रख लो जितना रेजिस्टेंस वायर का है, तो आधी ही वोल्टेज इस वायर के पास जाएगी, ठीक है। तो बैटरी की कितनी वोल्टेज इस वायर के अक्रॉस तुम्हें अप्लाई करनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखना चाहते हो, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक अरेंजमेंट जो यहाँ पे शो कर रखा है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक बेसिक अरेंजमेंट हो गया वायर वाला, पोटेंशियोमीटर को हमने अक्रॉस बस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और एक रियोस्टेट। अब हमें क्या करना है, ये कनेक्ट करना है, 2 सेल कनेक्ट करने हैं। तो एक E2 है, एक E1 है, दोनों को हमने यहाँ से, जहां से वायर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने 2 सेल। और ये क्या है, ये 2 वे स्विच है, ठीक है। या तो आप इस ये गैल्वेनोमीटर एक ही सिंगल, दो गैल्वेन, ऐसा थोड़ी है कि 5 को कंपेयर करना है तो 5 गैल्वेनोमीटर मैं उठा के लाऊंगा। तो हमने क्या करा, एक ही गैल्वेनोमीटर लिया, यहाँ पे एक स्विच ले लिया। या तो तुम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, जब तुम इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो E1 के लिए मेजर करेगा ये, या फिर तुम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, तो तब ये E2 के लिए मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्विच लगाया गया है, इसलिए अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अलग अलग गैल्वेनोमीटर शो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको यूज नहीं करते, क्योंकि हमें इकोनॉमी भी देखनी है उसकी, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब देखो, अगर एल लेंथ का वायर है, तो उसकी यूनिट लेंथ का अगर पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा हर यूनिट लेंथ पे, अगर वायर यूनिफॉर्म है तो। कहीं से मोटा कहीं से पतला है तो अलग बात है, लेकिन अगर वायर यूनिफॉर्म है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर 1 वोल्ट है, तो दूसरे सेंटीमीटर में भी 1 वोल्ट, तीसरे में भी 1 वोल्ट, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, वहां पे हमने RCM निकाला था ना, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, फाई निकाल लेते हैं। फाई क्या है, कितनी वोल्टेज तुमने इसके अक्रॉस अप्लाई करी है, इस वायर के अक्रॉस, मान लो ये E है, और इस वायर की लेंथ अगर L है, तो इससे डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। इसको V भी लिख सकते हैं, इसको K भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लो। ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस द वायर पर यूनिट लेंथ। अब जितनी लेंथ का पोटेंशियल तुम्हें चाहिए, डिफरेंस चाहिए, उतने से तुम क्या कर सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ। अब जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, उतनी से मल्टीप्लाई करके तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो नेक्स्ट, अब बस सिंपल सा फंडा है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ये बैटरी रेडी है, EMF दे रही है E, वायर के क्रॉस E दे रही है, ठीक है। और ये E2 जो है, सपोज करो पहले हम E1 को कनेक्ट कर रहे हैं,
तो इवन जो है हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया स्विच को, तो अब गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, नल डिफ्लेक्शन फाइंड करता है, सपोज करो N1 लोकेशन पे, ये जो लोकेशन शो की हुई है, और इतने वायर की लेंथ ये लेंथ मिला करके L1 लेंथ है, ठीक है। तो मेरे को बता सकते हो क्या कि E1 जो है वो किसके बराबर होगा? देखो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, K है, मतलब यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, K है। अगर L1 लेंथ पे जाके बैलेंस हो रहा है तो टोटल वोल्टेज ये होगी कि नहीं होगी, बताओ। सिमिलरली जब हम E2 के लिए काम करेंगे, यही वाला, तो हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे इसको, ये स्विच चेंज कर देंगे। अब ये E2 के लिए बैलेंस करेगा गैल्वेनोमीटर, और सपोज करो वो आकर के बैलेंस करता है N2 पे, तो E2 कहां पे जाके बैलेंस होगा, K टाइम्स L2 हो जाएगी E2। बोलो, अगर तुम्हें K की वैल्यू पता है और L1 L2 लेंथ पता है तो तुम दोनों की बैटरीज की EMF फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर इन दोनों का रेशियो तुम ले लो, तो E1 अपॉन में E2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ या ऐसे लिख रहा हूँ एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन में L2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। E1 अपॉन में E2 L1 अपॉन में L2 के बराबर हो जाएगा, मतलब वो लेंथ जिस पे जाकर के ये बैलेंस हो रहा है पहले वाला, और जिस पे जाकर के दूसरा बैलेंस हो रहा है एक फिक्स एंड से, उन दोनों का लेंथ का रेशियो ले लो, वो इन दोनों EMFs के बराबर हो जाएगा, रेशियो के बराबर हो जाएगा। सेम चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, E1 अपॉन में L1 इज इक्वल टू E2 अपॉन में L2। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लो, समझ में आ गया तो बताओ, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, या तो तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ लो मुझसे। अगर तुम्हें नहीं पूछना है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया, तो इसका मतलब फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। पूछना है कुछ? चलो, सबको समझ में आ गया। चलो, तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अब इस सिचुएशन में आपको बैटरी की EMF मेजर, देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था EMF और एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जितना सेल देता है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो E1 E2 है, ये EMFs हैं कि वोल्टेज है? अगर EMF है तो रीजन क्या है, वोल्टेज है तो रीजन क्या है, बोलो। बशर वोल्टेज बोल रहे हो? हम्म, मीनाक्षी सर EMF है। और आची, EMF है कि वोल्टेज है? सर EMF। क्यों? क्योंकि बुक में लिखा है कि हमें EMF कंपेयर करनी है, इसलिए EMF है। सोच के बताओ क्यों है। चलो इसको भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो आपके पास ये जो है एक बैटरी है, ठीक है, यहां पर ये कनेक्टेड है कुछ एक्सटर्नल सर्किट से, इसकी EMF है 20 वोल्ट और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, कितना, 1 ओम मान लो। अब ये सोच करके देखो कि अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देखो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, V और E में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। तो अगर I 0 हो गया तो V किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया ना, मतलब तुम E मेजर कर रहे हो, ठीक है। अगर यहां से तुम वोल्टेज कुछ इस तरह से मेजर कर लो कि यहां पे करंट फ्लो ना करे, तो एक्चुअल में कौन सी वोल्टेज तुमने मेजर करी है, ये 20 वोल्ट। अदरवाइज जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा उसकी अकॉर्डिंग ये वोल्टेज आपको मिलेगी। ये बात अगर नहीं समझ में आई हो तो मेरे को बताओ। आरती समझ में आई ये बात? सर एक बार फिर से बता दो। चलो देखो, V जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो I पे डिपेंड करता है ना, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट क्लास में। ये बताओ, जितना ज्यादा करंट ड्रॉ होगा उतनी कम वोल्टेज मिलेगी हमें इस बैटरी से, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो बोलो। सर। नो सर। अब सोचो कि ये I जो है हमने क्या करना शुरू कर दिया, मान लो पहले 10 एम्पियर था, अगर 10 एम्पियर अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो 10 इंटू 1, ये हो गया 10 वोल्ट, तो 20 माइनस 10, 10 वोल्ट इसका मतलब आपको बाहर मिल रहा है। अब सोचो करंट हमने करना शुरू कर दिया कम, 9 कर दिया, 9 करने से क्या होगा, ये आई आर जो ड्रॉप होगा ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा।
तो कितनी वोल्टेज मिलेगी 11। अगर यही करंट आपका 5 हो जाए तो 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट आपको मिलेगी वोल्टेज, अगर आप मेजर कर रहे हो तो बाहर सर्किट के अक्रॉस नहीं मिलेगी? बोलो। मिलेगी सर। अरे सोचो, यहाँ पे तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है कि नहीं करता, बताओ। यस बोलो। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर क्या वोल्टेज बताएगा? अभी सोचो कि ये आइडियल वोल्ट मीटर है और ये वोल्टेज बताएगा कि आर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं जाता। आइडियल वोल्ट मीटर में सारा करंट यहां से पास करेगा, तो जो यहां से चला वो यहां पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या वोल्टेज बता रहा है आपको? V इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और जो ये वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है और वही हमारी इन दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज है, क्योंकि तीनों चीजें पैरेलल। ये समझ में आता है आर्ची? यस सर। अब सोच के देखो जरा कि अगर ये जो करंट 10 एम्पियर है, ठीक है, आर की भी कुछ वैल्यू ले लो। आर की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो ये हम ले लेते हैं 1 ओम। तो टोटल कितना हो गया 2 ओम। तो कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ पे बताओ? आर अगर 1 है तो 2 हो गया ना टोटल, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा ना। बोलो। अरे बोलो, ये आर यस 1 सर। और 1 2 हो गया ना। रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2 ओम हो गया। तो कितना करंट फ्लो करेगा 10 एम्पियर फ्लो करेगा। तो 10 एम्पियर इंटू 1, 10 इंटू 1, इतना वोल्टेज यहां पर आपको मिलेगी। बताओ 10 वोल्ट आपको मिलेगी। सपोज करो ये रेजिस्टेंस होता 5 ओम, तो क्या होता? या 4 ओम ले लो चलो। अगर ये रेजिस्टेंस होता 4, टोटल 5 हो गया, तो कितना करंट फ्लो करेगा? 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो 4 गुणा 1 कितना? 4 वोल्ट यहाँ पे, सॉरी 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो 4 चौक 16, 16 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बताओ। सपोज करो ये जो है ये आपने ले लिया 9 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो 2 इंटू 9, 18 वोल्ट मिल गया। देखो जरा, 10 से पहले 16 हुआ, फिर 18 हुआ। जैसे जैसे करंट जो है वो कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपको वोल्टेज क्या मिलती जा रही है? इसके नियर आता जा रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे करंट आ रहा है 0। ठीक है, यहाँ पर करंट आ रहा है 0, मतलब कौन सी कंडीशन? यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दिया इसका मतलब आप। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट 0 हो जाएगा ना इस सर्किट में, और वोल्ट मीटर में भी कुछ नहीं जा रहा। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो इस पूरे के अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो करंट तो है हमारा 0, तो जो वोल्टेज वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो ई के बराबर मेजर करेगा कि नहीं करेगा? और इस रिलेशन से भी सिंपली समझ सकते हो कि अगर ये डिक्रीज होकर के 0 हो जाए तो वी किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सेम चीज यहां पर आप देख यस सकते सर। हो कि अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बैटरी के थ्रू अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और उस टाइम पर अगर तुमने वोल्टेज मेजर करी, तो आपको एग्जैक्ट वोल्टेज जो बैटरी दे सकती है मैक्सिमम वो मिल जाएगी, विच इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, जब ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं, मतलब ईएमएफ जो है इससे बैलेंस हो गया, तो इससे ऊपर अभी मैंने आपको यहां पे समझाया कि जितनी वोल्टेज इस वायर के अक्रॉस है, ठीक है, जैसे ही जब इस जॉकी को तुम मूव करोगे वो इसके बराबर हो जाती है, तब आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज हम वायर की मदद से निकाल रहे हैं, ये जो वोल्टेज होगी ये कौन सी वोल्टेज होगी? ये ईएमएफ होगी सेल की, ना कि वोल्टेज होगी। बताओ, अभी समझ में आ रहा है आर्ची, मीनाक्षी, यस सर बशर? आ गया। बशर, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये डिफरेंस है। हाँ, कुछ कहना चाह रही हो मीनाक्षी? चलो ठीक है। आ गया सर। हाँ, तो ये डिफरेंस है ईएमएफ और वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं। तो अब देखो ये जो मेथड हो गया ना मेजरमेंट का, ये बहुत ही अच्छा मेथड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये तुम्हें एग्जैक्ट ईएमएफ जो है एग्जैक्ट ईएमएफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर तुम वोल्ट मीटर से नापते ना यही वोल्टेज, देखो एक तरीका ये भी हो सकता था ना
लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, पर ऐसा तुम वोल्ट मीटर बना ही नहीं सकते जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। अगर तुमने रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया, मान लो दोनों वायर्स को ओपन करके भी इस तरह से, तो क्या होगा इसमें, जब तक करंट नहीं जाएगा ये डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगा, तो वोल्ट मीटर का भी आइडियल हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, और अगर कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कभी भी ये ईएमएफ आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है, सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है उस टाइम पर जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे करंट तो फ्लो कर रहा होगा इस वायर में, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू कोई करंट ना फ्लो करने की वजह से जो होगा, ये आपको मेजरमेंट जो मिलेगा ऑलमोस्ट परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। बताओ, बोलो, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ लेते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हो तो आप वापस से इसको पढ़ोगे कि अगर स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है या बहुत सारी और चीज़ों के लिए मेजरमेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला केस। अगर कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। फाइन, देखो जितना थ्योरी लिखी हुई है बुक में कि ये पोटेंशियल निकाल करके ऐसे करके वो निकल जाता है, निकल जाता है, इससे ईएमएफ निकालते हैं, ये सब मैं 4-5 बातों में बता करके भी खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने जितनी थ्योरी तुम्हें बैकग्राउंड में बताई है ना, उसके क्लियर होने के बाद एक तो तुम्हें पोटेंशियोमीटर तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल देखोगे ना तो जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस कंडीशन पे दे रहा है या कुछ घुमा फिरा के दे देता है वो, तो वहां पर तुम उसमें भी दिमाग लगा सकते हो। तो थियरी में टाइम देने का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स भी उतने ही जरूरी है और हम थोड़ा कम ही कर पाते हैं, लेकिन फिर वही ट्रेड ऑफ हमें देखना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप खुद से बहुत सारे न्यूमेरिकल ट्राई करो, क्योंकि थियरी तो मैं पूरी बता ही देता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा होगा नहीं जो ना हो, एक आधा कोई छोड़ करके, रेयर केस में होगी। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे किसी सेल का। तो फिर से हमने पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट ले लिया, वही सेम अरेंजमेंट, और हमने एक फिर से बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अब इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल पहले वाला है, एक ही ईएमएफ है का एक ही सेल हमने डाला है यहाँ पे, क्योंकि इसी का एक ही का हमें रेजिस्टेंस निकालना है इंटरनल। पर इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, एक बॉक्स जैसा होता है दिखने में, ठीक है, अगर प्रैक्टिकली बात करो। और यहाँ पे ना बहुत सारी कीज लगी होती हैं, जैसे आइसक्रीम्स बनाते हैं ना हम, तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, वो बार बार निकालते रहते हैं और लगा देते हैं उसमें, वो जो उसकी होती है स्टिक होती है, बाद में उसी के समेत वो आइसक्रीम निकल के आ जाती है। ऐसे ही उसमें भी होता है, बहुत सारी यहाँ पे कीज होती है। तो जैसे जैसे हम इंसर्ट करते रहते हैं कीज को, उसके हिसाब से हमें रेजिस्टेंस मिलता रहता है, ठीक है। आप इसको ये समझ सकते हो कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस तरह से समझ सकते हो। हालांकि वेरिएशन स्मूथ नहीं है, स्टेप में वेरिएशन है। खैर, इतना अभी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि ये क्या करा है हमने यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, आर मान लिया, और एक यहाँ पे की है। हम क्या करते हैं, हम दो चीजें करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं जो पहले किया था। पहले एक बार की हम रखेंगे ओपन। की ओपन होने का मतलब क्या है, कि ये सर्किट में नहीं है। ओपन होने का मतलब ये की आपने हटा दी है। ये हटाने का मतलब क्या है, कि ये डिस्कनेक्टेड है, ये आर्म है ही नहीं अगर ओपन है तो, ठीक है। उस केस में देखो जो ईएमएफ है दैट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स L1, अगर L1 पे बैलेंस हो रही है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल सेम वैसे ही। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, की को क्लोज कर देते हैं, की को क्लोज कर दिया। अब की को क्लोज करने से क्या होगा, सोच के देखो जरा। यहाँ ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, ठीक है। ये की तुमने क्लोज कर दी, इसका मतलब ये शॉर्ट ही कर दूं मैं डायरेक्ट, चलो। एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक ईएमएफ है ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। सोच के देखना अब जरा ध्यान से। और यहां पर हमने क्या किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर से इसको बैलेंस कर दिया है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, तीन पैरेलल पाथ है, ध्यान से देखो जरा। इसकी वोल्टेज क्योंकि इसके बराबर है, ठीक है,
ये इम्पोज्ड वोल्टेज है इसकी, इसकी ये पास भी खुद की वोल्टेज है, ये इसकी वजह से नहीं है इसके बराबर। इन दोनों की वोल्टेज पैरेलल में बराबर है, जिसकी वजह से यहां पे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम बात करो इस सर्किट की, आर और यहां पर ई जो है, देखो इसकी जो वोल्टेज V है, अब वो किसके बराबर होगी, इस वोल्टेज के बराबर होगी कि नहीं होगी, और वही वोल्टेज अब इसके बराबर होगी। लेकिन अब ये वोल्टेज EMF नहीं है, अब ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, ठीक है। और यहां पे तो करंट फ्लो करेगा, यहां पे तो अब करंट फ्लो करेगा, नीचे नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी बैटरी से ली गई वोल्टेज है, ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। इसकी ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो एक बैटरी की तरह काम कर रही है, और वो वोल्टेज जो है V वो इस ब्रांच की वोल्टेज के बराबर है। तो अगर दो बैटरीज जिनकी वोल्टेज सेम है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये वाली जो दोनों ब्रांच है वो तो इस तरह से काम कर रही है कि दो बैटरी की तरह, लेकिन ऊपर थोड़ी ये बैटरी की तरह काम कर रही है, तो यहां पर तो करंट फ्लो करेगा। अगर ये सिनेरियो क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बताइए। क्लियर है सर। चलो क्लियर है, हाँ ठीक है। तो क्लियर हो गया तो हम फिर लिखते हैं कुछ इक्वेशंस। अब तुम्हारा जो बैलेंसिंग हो रही है, ये L1 पे बैलेंस था पहले वाला, ये दूसरे वाला है। अब ये जो है L2 पे बैलेंस हो रहा है, लेकिन अब ये बैलेंस किसको कर रहा है, अब ये EMF को बैलेंस कर रहा है क्या? नहीं, अब ये बैलेंस EMF को नहीं कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये पोटेंशियल, सॉरी, ये ना एक पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस कर रहा है, और कितनी लेंथ पे बैलेंस कर रहा है, L2 लेंथ पे बैलेंस कर रहा है। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब जो बैलेंसिंग हो रही है वो V की बैलेंसिंग हो रही है, वो L2 लेंथ के क्रॉस हो रही है, तो V जो है वो KL2 के बराबर हो गया। एक तो बैलेंसिंग इक्वेशन हमें ये मिल गई जो पोटेंशियोमीटर से लिया है, लेकिन एक जो है हमें बाहर वाले सर्किट से भी तो इक्वेशन मिलेगी ना। अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये बैटरी का EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, तो इस सर्किट को भी तो हम एनालाइज कर सकते हैं ना। ये सर्किट क्या कह रहा है कि E माइनस IR जो है वो V के बराबर है। V क्या है यहाँ पे, V वोल्टेज है, ठीक है। तो ये इसी को तो बैलेंस कर रहा है ना, यानी इसको बैलेंस कर रहा है, एक ही तो बात हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, E इज इक्वल्स टू KL1 और V इज इक्वल्स टू KL2, लेकिन इस V को हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस IR, बताओ, एंड दिस इज बैलेंसिंग KL2। तो एक इक्वेशन हमारी ये थी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी, और तीसरी इक्वेशन हमारी ये थी, ठीक है। और ये किससे मिली है हमें इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन हमें किससे मिली है, ये 2 और 3 की मदद से मिली है। देख लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो V की जगह पे हम E माइनस IR रख करके ये ले रहे हैं, ठीक है। इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन। अब तुम क्या करो, 2 और 3 को तो तुमने कंबाइन कर लिया इससे, अब फोर्थ और फर्स्ट को सॉल्व कर लो साथ में। तो E की वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ पे तुम, KL1 माइनस IR इज इक्वल्स टू KL2, ठीक है। तो यहां से R कितना हो जाएगा, KL2 KL1 माइनस KL2 ओवर I, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, KL1 माइनस L2 ओवर I। देख लो ये, ठीक है। सेम ही है क्या एक्सप्रेशन, मुझे लग रहा है अलग आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमें I को भी रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो बस सिंपल सा एक चीज और हमें करनी है, यहाँ पे I को रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसकी मदद से यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वोल्टेज V है ये किसके बराबर है, IR के बराबर भी तो है। तो यहाँ से हम I को रिप्लेस कर देंगे, दैट विल बी V ओवर R। तो बस ये फाइनली ये भी रिप्लेस कर देना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि L1 माइनस L2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है।
फिर से देखो v जो है वो KL2 के बराबर है, तो k से k कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा L2, r आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन में L2, और ये हो जाएगा हमारे पास r। इसको सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा, सेम रिलेशन आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने बढ़ा दी है यहाँ पे, थोड़ा सा तरीके से नहीं की है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। इक्वेशंस प्रॉपर लिख लेते हैं हम। देखो E इज इक्वल्स टू क्या है, KL1 है, V इक्वल्स टू क्या है, E माइनस आई आर भी है, और यहाँ पर V जो था वो किसके बराबर था, KL2 के बराबर था। ये दोनों इक्वेशन हमें मिली है बैलेंसिंग से, एक इक्वेशन हमें ये मिली है, और दूसरी इक्वेशन हमें सेम सर्किट से मिली है, क्या, V इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर भी है। देखो जरा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है ना, तो E माइनस आई स्मॉल आर बोल लो या फिर I कैपिटल आर बोल लो। ये दोनों इक्वेशन हमें किससे मिली है, वो जो एक्सटर्नल सर्किट को हमने एनालाइज किया है उससे मिली है। ठीक है, अब हमें फाइनल आंसर में फालतू के पैरामीटर नहीं चाहिए, हमें क्या क्या क्वांटिटीज नोन है, हमें उन्हीं की टर्म्स में निकालना है। तो हमें R पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इंसर्ट किया तो हमें पता है कितना रेजिस्टेंस हम इंसर्ट कर रहे हैं, L1 L2 हमें पता है, और उनकी मदद से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट की दोनों इक्वेशन से पहले तो तुम क्या करो, या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट की दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस आई आर किसके बराबर हो गया, ओके, ये आई आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो E किसके बराबर हो गया, I, ये उधर चला जाएगा, R प्लस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। इन दोनों से अगर हम बात करें तो E अपॉन V किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन में L2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, E की जगह पर क्या लिख सकते हो, I R प्लस R, और देखो V की जगह पर क्या लिख सकते हो, I इंटू कैपिटल R, क्योंकि I हमें हटाना है, और ये L1 अपॉन L2 हो गया। अब यहाँ से मैनिपुलेट कर लो, तुम्हें क्या चाहिए, स्मॉल r चाहिए ना, तो R प्लस R किसके बराबर हो गया, L1 अपॉन में L2 टाइम्स R, और R किसके बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, कॉमन ले लोगे तो L1 अपॉन में L2 माइनस 1। ठीक है, सेम चीज ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट में जैसे भी याद करो, मतलब पर ये चार इक्वेशन यूज करनी है, आई की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। जो जो नॉन क्वांटिटीज है, नॉन क्वांटिटीज कौन कौन सी, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस और L1 L2, इनकी टर्म्स में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, दो इक्वेशन जो है वो बाहर वाले सर्किट से बनेंगी, और दो इक्वेशन जो है नल डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से हमारी बनेंगी, और इन चारों की मदद से आंसर आएगा। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. चलो गुड। सो दिस इज अबाउट पोटेंशियोमीटर, दोनों एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, कि ये मत सोच के चलना कि सब कुछ आइडियल होगा। आइडियल का मतलब आपको पोटेंशियोमीटर दे दिया और बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने डेरिवेशन किया है वही बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला हो सकता है आपको यूज करने को दे दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दे दे जो कि बैलेंस्ड ना हो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था पिछली क्लास में। हो सकता है आपको मीटर ब्रिज दे दे जो बैलेंस कंडीशन में ना हो, तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ मॉडिफिकेशंस करके दे दे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम अगर बुक के एग्जाम्पल्स की बात करो तो चाहे पोटेंशियोमीटर के बाद वाला एग्जाम्पल दे रखा है, चाहे ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, और चाहे ये एग्जाम्पल दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद, ये तीनों ही टिपिकल हैं। टिपिकल मतलब ये ऐसा टिपिकल नहीं मतलब, बल्कि ये थोड़े से हट करके, ये बिल्कुल थियरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस हैं इनमें। तो इन तीनों को ट्राई करो, और डाउट आए तो मुझसे पूछो, जरूरत पड़ेगी तो तीनों मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और बाकी के डाउट हम ले लेंगे और ये खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन जितनी थियरी मैंने बताई है ना, उसके बाद आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके।